आज हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है जिसका नाम है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ये बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट का हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ये जो ग्राफ आएगा, इस ग्राफ के मुख्तलिफ रीजन्स को हमने स्टडी करना है और मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करना है। फर्ज कर लें ये मेरे पास एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसके अंदर मैंने दो क्लैंप्स के दरमियान एक मेटालिक वायर को स्ट्रेच करके रखा हुआ है और साथ ही साथ आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है जो इस वायर पे अप्लाई की जाने वाली स्ट्रेस की वैल्यूज बताएगी और साथ ही साथ जो आ रही हैं स्ट्रेन आ रही है ना, उनकी वैल्यूज भी बताएगी। हमने मुख्तलिफ स्ट्रेसेस अप्लाई करनी है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन्स आएंगी और इन स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को हमने ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना है कि ग्राफ कैसा आ रहा है। ग्राफ में मैं वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले लेता हूँ और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन ले लेता हूँ और साथ ही साथ इस मशीन के अंदर हमने जो वायर को फास्टन किया हुआ है ना, मैं ये बटन प्रेस करता हूँ और मैं स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाता हूँ। इस वायर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से स्ट्रेन आ रही है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, फर्ज कर लें मैंने स्ट्रेस की वैल्यू अप्लाई की 1 और उसके नतीजे में स्ट्रेन आई 0.5। अब मेरे पास ग्राफ पर भी एक पॉइंट आ गया। अब गौर से आपने देखते जाना है, मैंने स्ट्रेस को मजीद बढ़ाया, फर्ज कर ले मैंने स्ट्रेस को डबल कर दिया यानी 2 कर दिया और स्ट्रेन की वैल्यू भी पहले के मुकाबले में डबल हो गई। यानी पहले अगर 0.5 थी तो अब ये 1 हो गई है, यानी 0.5 का डबल। तो ये काम इसी तरह चलता जा रहा है। मैं स्ट्रेस को थोड़ा मजीद बढ़ाता हूं, स्ट्रेन भी उसी लिहाज से बढ़ती जा रही है। यानी जिस तरह का इजाफा मैं स्ट्रेस में कर रहा हूं ना, स्ट्रेन भी उसी रेशो में बढ़ रही है। यानी स्ट्रेस को डबल कर रहा हूं, स्ट्रेन भी डबल हो रही है। स्ट्रेस को 3 टाइम्स कर रहा हूं, स्ट्रेन भी 3 टाइम्स हो रही है। तो शुरू में ऐसे ही होता जाएगा और आपको जो ग्राफ ड्रॉ होता नजर आ रहा है ना, ये भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हम फर्ज कर लें पॉइंट ए तक पहुंच गए हैं और हमें इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन मिला है ग्राफ। फिर अब नेक्स्ट मैंने जैसे ही स्ट्रेस को मजीद बढ़ाया तो क्या हुआ, स्ट्रेन में भी इजाफा तो हुआ है। फर्ज कर लें पॉइंट ए पर, ग्राफ में जब हम पॉइंट ए पर पहुंच गए तो स्ट्रेस की वैल्यू थी फर्ज कर लें 5, लेट्स सपोज, और स्ट्रेन की वैल्यू थी फर्ज कर लें 2.5। अब मैंने फर्ज करें मैंने स्ट्रेस को 5 से डबल किया यानी 10 कर दिया, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल। तो स्ट्रेन की वैल्यू 2.5 का डबल नहीं हो रही, बढ़ रही है लेकिन डबल नहीं हो रही, इससे भी ज्यादा हो रही है। आप गौर करें स्ट्रेन की वैल्यू जो है ये तो 2.5 का डबल होता है 5, लेकिन इसकी वैल्यू हो रही है 7.5 फर्ज कर लें। यानी स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस के मुकाबले में ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये तो स्ट्रेन वाली साइड पे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, जो ग्राफ है ना ये स्ट्रेन वाली साइड पे थोड़ा सा बेंड हो गया है और हम पॉइंट ए से चलते चलाते पॉइंट बी तक पहुंच गए हैं। यानी पॉइंट ओ से ए तक जो ग्राफ है ये तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन था, लेकिन पॉइंट ए से बी तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, ये थोड़ा सा कर्व हो गया स्ट्रेन एक्सिस वाली साइड पे। अब मैं मजीद स्ट्रेस को बढ़ाने से पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं स्ट्रेस को खत्म कर देता हूं, सारी की सारी एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिमूव कर देता हूं और देखते हैं कि क्या वायर अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आती है। जरा गौर से देखें, मैंने स्ट्रेस को 0 कर दिया, सारी स्ट्रेस 0 कर दी, तो देखिए ये वायर वापस अपनी इनिशियल लेंथ पर आ गई है। इसका मतलब है, आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इलास्टिसिटी की एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तो देखिए यहां मैंने एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिमूव किया और जो वायर है ये वापस अपनी इनिशियल लेंथ पर आ गई है। इसका मतलब है वायर के अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी बरकरार थी। यानी ग्राफ पर ये जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, अभी तक स्ट्रेस की जो वैल्यू मैंने अप्लाई की है, अभी तक मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हुआ, मुस्तकिल तौर पे इसकी शक्ल खराब नहीं हुई। यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बरकरार है। तो
तो इलास्टिसिटी को मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था, यहां भी आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। When we remove external stress and material regain its original length or original shape, then we say that material has a property called elasticity, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। तो देखें, फर्ज कर लें, चले अब हम अपना एक्सपेरिमेंट मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो पॉइंट बी पर स्ट्रेस की जो वैल्यू थी ना, जिसको मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा था, फर्ज कर लें पॉइंट बी पे स्ट्रेस की वैल्यू है, चले फॉर एग्जांपल यहां पर हम 10 फर्ज कर लेते हैं। तो पॉइंट बी पर स्ट्रेस की जो 10 वैल्यू है ना, अगर मैं इसको मजीद बढ़ाऊंगा, फर्ज कर ले मैं इसको बढ़ा के 11 कर लेता हूं, और देखें स्ट्रेन की भी कोई ना कोई वैल्यू आ गई, लेकिन अगेन स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। स्ट्रेस में जितना इजाफा मैं कर रहा हूं ना, स्ट्रेन में उससे ज्यादा इजाफा हो रहा है। यानी अगेन पॉइंट बी से बाद भी ये ग्राफ स्ट्रेन वाली साइड पे कर्व है। लेकिन अगेन मैं एक छोटा सा दोबारा एक्सपेरिमेंट करता हूं। अगर मैं इस स्ट्रेस को दोबारा 0 कर दूं, तो क्या ये मटेरियल वापस अपनी असली लेंथ रीगेन करता है? तो देखें, अब देखें ये वापस अपनी इनिशियल लेंथ पर नहीं गया। इसका मतलब यह है कि पॉइंट बी पर स्ट्रेस की जो वैल्यू थी ना, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस थी जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता था अपनी शेप को परमानेंटली चेंज करने से पहले तक। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रेस को इससे भी इंक्रीज किया, यानी ग्राफ पॉइंट बी से जैसे ही आगे गया, मटेरियल की शेप यानी लेंथ परमानेंटली खराब हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि मटेरियल ने इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी को लूज कर दिया। अब मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी शुरू हो गई है? दिस इज प्लास्टिसिटी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिमूव करने पे मटेरियल वापस अपनी असली शक्ल रीगेन नहीं करता, इसका मतलब है इस वक्त मटेरियल कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, दैट इज प्लास्टिसिटी। तो गौर से देखिए, इस वक्त मटेरियल की प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं चलें ग्राफ को मजीद आगे बढ़ाता हूं और मजीद अगले पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रेस को मैं मजीद बढ़ाता जा रहा हूं और स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और हम ग्राफ पे पहले पॉइंट ओ से ए तक आए, फिर ए से बी तक आए, और अब बी से सी तक पहुंच गए हैं। और अगेन मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करूं, ओ से ए तक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन था और ए से बी तक कर्व था स्ट्रेन एक्सिस वाली साइड पे, यानी एक्स एक्सिस वाली साइड पे, और लेकिन यहां तक पॉइंट बी तक मटेरियल की इलास्टिसिटी बरकरार थी। लेकिन जैसे ही हमने पॉइंट बी से भी ज्यादा स्ट्रेस को बढ़ाया, तो मटेरियल की इलास्टिसिटी खत्म हो गई और प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो गई, और ये ग्राफ कर्व होता होता पॉइंट सी पर पहुंच गया। ये पॉइंट सी भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आगे चल के देखिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। जैसे ही मैं स्ट्रेस को पॉइंट सी से भी बढ़ाने की कोशिश करूंगा ना, चलें बढ़ाने की बजाय मैं इसको कम करने की कोशिश करता हूं। एक खास पॉइंट आता है मटेरियल में, जब हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, एक खास पॉइंट पे आके मटेरियल्स के अंदर जो बॉन्ड्स है ना, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आप ये समझ लें कि इस सॉलिड मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली ब्रेक होना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो बॉन्ड्स थे वो इतने ज्यादा टूट फूट गए हैं कि अब ये मटेरियल जो है ये मजीद स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है पॉइंट सी पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है ना, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। यानी ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि ये मटेरियल कितना ढीठ था, कितना ज्यादा हार्ड था, कितना सॉलिड था, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी। आगे चल के हम कुछ टर्म्स को भी डिफाइन करेंगे। अब आप गौर से देखिएगा, मैं स्ट्रेस को कम कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू फिर भी बढ़ती जा रही है। स्ट्रेन की वैल्यू कम नहीं हो रही, स्ट्रेस को कम करने पे स्ट्रेन की वैल्यू फिर भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है, गौर से देखिए, अब ये ग्राफ नीचे आना शुरू कर देगा। वाई एक्सिस पे नीचे आ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू को मैं कम कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू तो मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है ये ग्राफ नीचे आता जाएगा। और पॉइंट डी पर आकर क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। जैसे ही
एक खास पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ी है ना, तो देखिए ये वायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, टूट गई है, यानी पॉइंट डी पर आकर ये ग्राफ खत्म हो जाएगा, यानी मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो पॉइंट डी है ना, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट। अब मैं दोबारा इस ग्राफ के सारे रीजन्स को डिस्कस करूंगा और इसमें मुख्तलिफ टर्म्स जो है ना, एसोसिएटेड टर्म्स, उनकी बात करूंगा। सबसे पहले आते हैं जनाब ओ से लेकर ए तक वाला जो रीजन है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन रीजन था, इसका मतलब यह है कि ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान लीनियर रिलेशन है। एक बात याद रखें, जब भी ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो समझ लें दैट दीज टू क्वांटिटीज आर लीनियरली रिलेटेड। इसका मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशन था। मैं मैथमेटिकली या एक्सप्रेशन के मुताबिक मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये जो रिलेशन है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज एक्चुअली हुक्स लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट ओ से ए तक ग्राफ का जो रीजन है, इस रीजन में स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार है, यानी हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। और इस रीजन को पता क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रीजन। सो पॉइंट ओ से ए तक को मैं प्रोपोर्शनल रीजन का नाम दे देता हूं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। और पॉइंट ओ से ए तक, ये जो पॉइंट ए पर स्ट्रेस की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम नाम देंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि इसके बाद प्रोपोर्शनल रीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्राफ कर्व लाइन हो जाता है। इसका मतलब है पॉइंट ए के बाद जो स्ट्रेस की वैल्यूज हैं, ये प्रोपोर्शनल लिमिट से ज्यादा हैं। अब मजीद आगे की बात करते हैं। देखें, पॉइंट ओ से अगर मैं स्टार्ट करूं, ओ से लेकर ए तक तो प्रोपोर्शनल रीजन है, लेकिन ओ से लेकर बी तक इलास्टिक रीजन है, क्योंकि पॉइंट बी तक भी अगर मैं एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिमूव कर देता था ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो मटेरियल वापस अपनी असली शक्ल रीगेन कर रहा था। सो वी कैन से दैट ओ से लेकर बी तक का जो रीजन है, इस रीजन के दौरान मटेरियल की इलास्टिसिटी बरकरार थी। तो हम कह सकते हैं ओ से लेकर बी तक का जो रीजन है, दिस इज एक्चुअली इलास्टिक रीजन, यानी प्रोपोर्शनल रीजन इलास्टिक रीजन का शुरू वाला हिस्सा है। तो ओ से बी तक सारा का सारा इलास्टिक रीजन, ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनल रीजन। पॉइंट ए पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट, और पॉइंट बी पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इसे हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। और पॉइंट बी जो है ना, इसको एक और भी नाम दिया जाता है, यील्ड पॉइंट। तो मैंने अभी तक कुछ टर्म्स को डिफाइन किया है, जैसे सबसे पहले प्रोपोर्शनल रीजन, फिर मैंने प्रोपोर्शनल लिमिट को डिफाइन किया, उसके बाद यील्ड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यील्ड पॉइंट ग्राफ के ऊपर ऐसा पॉइंट है जिसके बाद मटेरियल अपनी शक्ल परमानेंटली खराब कर लेता है, यानी परमानेंटली वो डिफॉर्म हो जाता है। सो दिस इज द पॉइंट जो डिसाइड करता है, जिसके बाद मटेरियल अपनी शक्ल परमानेंटली डिफॉर्म करता है, इसलिए इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं। और यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस की जो वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। ये वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस है जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है अपनी शक्ल मुस्तकिल तौर पे खराब करने से पहले पहले। सो दिस इज इलास्टिक लिमिट, यानी ये इलास्टिक रीजन की सबसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू है। अब थोड़ा सा मजीद आगे आते हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट से भी आगे देखिए, ओ से लेके बी तक कौन सा रीजन था? इलास्टिक रीजन। पॉइंट बी पर स्ट्रेस की जो वैल्यू है, इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी से आगे आते हैं, पॉइंट बी से आगे क्या हुआ था? मटेरियल की जो शक्ल थी, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई थी। इसका मतलब है पॉइंट बी से आगे प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया। सो बी से लेकर सी तक जो रीजन है ना, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। और पॉइंट सी कौन सा पॉइंट है? ये तो ग्राफ पे टॉप मोस्ट पॉइंट है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रेस की जो वैल्यू है, ये डिसाइड करती है कि ये मटेरियल कितना हार्ड था, कितना ढीठ था। तो इस पॉइंट को पता क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि ये मटेरियल ज्यादा से ज्यादा कितनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। सो दिस इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ।
इसके बाद पॉइंट डी पर आके मटेरियल ब्रेक हो जाता है। सो पॉइंट डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, और पॉइंट डी पर स्ट्रेस की जो भी वैल्यू होगी दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस। ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया, और अब हम ऐसा करते हैं, दो तरह के डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका ग्राफ सिर्फ पॉइंट ओ से बी तक रहता है, क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो फौरन टूट जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को पता क्या कहते हैं? ब्रिटल सॉलिड्स या ब्रिटल सब्सटेंसेस। इसी तरह ऐसे सॉलिड्स जो टूटने से पहले पूरी की पूरी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, यानी इलास्टिक लिमिट के बाद यूटीएस आता है, यूटीएस के बाद फ्रैक्चर पॉइंट आता है, ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस और डक्टाइल सॉलिड्स। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ब्रिटल सॉलिड्स एंड डक्टाइल सॉलिड्स। ब्रिटल सॉलिड्स आर द सॉलिड्स which break just after the elastic limit। तो फिर ब्रिटल सॉलिड्स का ग्राफ कैसा होगा? देखें, ये हम ग्राफ का एक नया हिस्सा बना लेते हैं। यहां पे ब्रिटल सॉलिड्स का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ सिर्फ O से लेकर B तक होगा। इसी तरह इनकी एग्जांपल्स भी हैं। इनकी एग्जांपल है ग्लास या हाई कार्बन स्टील वगैरह। इसी तरह जो डक्टाइल सॉलिड्स है ना, उनका ग्राफ कहां तक होगा? वो पूरा का पूरा यही ग्राफ होगा। एक्चुअली हमने ये जो ग्राफ बनाया है ना, ये डक्टाइल सॉलिड का ही बनाया था। तो डक्टाइल सॉलिड का ग्राफ क्या है? O से लेकर A तक प्रोपोर्शनल रीजन, A से B तक कर्व्ड पाथ, O से B तक ये पूरा इलास्टिक रीजन, B के बाद C, C के बाद D, C जो है ये UTS है, और उसके बाद D पॉइंट आ गया, और पॉइंट D पे आगे ये सॉलिड टूट गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो दिस इज डक्टाइल सब्सटेंस और डक्टाइल सॉलिड। और इसकी एग्जांपल है कॉपर या स्टील वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास डक्टाइल सॉलिड की एग्जांपल आ गई है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।